सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लाख पेट भरा हुआ हो फिर भी कहीं खाने पीने की कोई चीज़ सामने दिखाई पड़ जाए तो बदोबदी जुबान गीली होने लगती है। और चाहे फिर कराची में, ये तो मशरूब ही ऐसा है कि जिसे चुस्कने के लिए किसी बहाने या तबीयत की तलब की कतई ज़रूरत नहीं होती। नींद, मौत और सोमो सलात के अलावा इसे हर वक्त हर जगह पिया जा सकता है। अब चाय सामने धरी है, केक के टुकड़े भी कागज़ पे पड़े हैं, तीनों ना पी रहे हैं और ना ही कुछ खा रहे हैं। मैं टिकटिकी बांधे नदीदों की तरह देख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि चाय वाले गिलास 3 के बजाय 4 हैं, जबकि केक के टुकड़ों की तादाद भी इतनी ही थी। ये देखकर मेरी तो आंखें उबल आईं कि यहाँ बंदे तो 3 हैं, ये 4 गिलास और केक। यही सोचते सोचते मैंने जो नजरें ऊपर उठाई तो देखा सूफी साहब मेरी जानब भी देख रहे थे। उनकी नजरें मुझे जैसे कह रही थी, इधर आ अबे ओ चाक गिरेबां वाले। मैं फौरन यूं उधर चल पड़ा जैसे डोरी खींचने से कांटा निकली हुई मछली शिकारी की जानब बेख्तियार खींची चली आती है। अब मैं सलाम करने के बाद स्कूल से भागे हुए एक नालायक लड़के की मानंद उनके रूबरू सर झुकाए खड़ा था। मुझे निगाहों से निकालते हुए उन्होंने वालेकुम अस्सलाम इस तरह टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा जैसे कोई कर्जदार कर्जख्वाह को कर्ज की रकम किस्तों में बर्बाद करके देता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शेर की दाढ़ सी सुनाई दी, ये चाय और केक ठोंसोगे या यूं ही इन्हें पड़े पड़े गारत करवाओगे? मैंने हड़बड़ा कर कांपते हाथों से गिलासी पकड़कर चाय सुरकना शुरू कर दी। वो केक बढ़ाते हुए अब कदरे नरमी से बोले, लो ये भी खाओ। दोनों तस्लीम और रजा भी केक के टुकड़े चाय में भिगो कर खाने लगे। मैंने चाय की गिलासी को मजबूती से गिरफ्त में ले रखा था, मुबादा सूफी जी की किसी दाढ़ से कहीं हाथ से छूट जाए। कराची के लोगों की तरह यहाँ की चाय भी मुख्तलिफ होती है। पंजाब में तो चाय को सिर्फ चंद उबाले दिए जाते हैं, जबकि कराची में चाय को खूब रिड़का और फेंटा लगाया जाता है, क्योंकि ये अक्सर पाउडर वाले दूध से बनाई जाती है। इसकी फुटकी और फटे दूध जैसे स्वाद को मारने के लिए शायद इसमें कलमी फटकड़ी और फट पोटाश भी मिलाई जाती हो, जबकि आध इंच मोटी मलाई वाली सिंगाड़ा पाउडर चाय चैनक से बाहर यानी गिलास और कपों में मिलती है। कराची की चाय का जायका यूं समझिए कि आपने दीवारों वाले एमोलेशन पेंट के नीम खाली डब्बे में चूरा चाय छिड़की, चीनी के नाम का तकल्लफ भी बरता और फिर चूल्हे पे एक आध जोश भी दिया, फिर वो तलछट नोशे जहाँ कर ली तो जानिए कि आपने कराची की चाय पीने का एजाज हासिल कर लिया। बस हल्की सी एहतियात ये मलहूज रख लें कि रंग वाला खाली डब्बा वाइट या ऑफ वाइट कलर का ही हो। खुदा न खास्ता अगर डब्बा गुलाबी या अनाबी रंगों वाला निकल आया तो ऐन मुमकिन है वहाँ कश्मीरी या चिचनियाई चाय भी बन जाए। छोटी छोटी गिलासियों में बमुश्किल 2-2 घूंट चाय के सही से हलक तक गीला ना हो। अगर यही 2 घूंट गरम गरम हो तब भी 4-6 चुस्कियों से चाय नोशी का चस्का पूरा कर लेता है। अगर यही 2 घूंट पड़े पड़े अपनी तलखी और तुंदी गंवा बैठे तो ये मुंह भरकर कुल्ली करने के काबिल भी नहीं रहते। अब यहाँ भी ये चाय नाम के 2 घूंट किसी मजबूर माजूर मकरूज के जज्बात की तरह ठंडे ठार हो चुके थे। मैं तो खैर उन्हें सूफी साहब के मिजाजो मकाम की गर्मी और तुंदी की आमेज़श से बहर तौर पी गया, जबकि तस्लीम और रजा भी चुपचाप बेहिस्सो बेज़ुबान से अपनी अपनी गिलासियाँ ख़त्म कर गए। चाय और केक का टुकड़ा पेट में उतर चुके थे। तस्लीम और रजा उठे और दुकान के अंदर अपने अपने ठिकाने पर चले गए।
मैं किसी नाई या निकाह खां के आगे बैठे हुए पेंडू की तरह अपनी पत को पतला किए हुए बैठा था। सूफी साहब ने कान में अड़सी हुई बीड़ी सुलगा ली। दुनिया में जितनी भी इल्लतें और नशे धुआंकश और अंगार रस किस्म के हैं, मेरी दानिस्त में इनमें सबसे कसीरुल मकासद जो नशा या इल्लत है वो पत्ता बीड़ी है कि दमड़ी में बीड़ियों की गठड़ी मिल जाए, पोरों से पत्ते को खोल लो तो मगजे कंजशक जितना तंबाकू भी हाथ ना लगे, पत्ते के टुकड़े को फैला कर देखो तो पीपल के पत्ते का रकबा भी बरामद ना हो, इसे शोला दिखाकर दहका लो तो होंठों को जबरदस्ती करते हुए लाज लगने लगती है। दम एहतियात से खींचना पड़ता है कि कहीं मासूमा का दम ही ना निकल जाए। इसीलिए अलल उमूम करीमुन नफ्स दमकश हजरात इसके सख्ती से बंद लबों को जलती हुई माचिस की तीली से छेड़ कर खोलते हैं। जब इसका मुंह शर्म से गुलनार हो जाता है तो फिर बड़े प्यार से दो चार ताबड़ तोड़ किस्म के बोसे लेकर इसे अपनी कनौती में अड़स लेते हैं। ये कान में उड़सी हुई गुले निकोटीन की बीनी बीनी महक से सब दम मारो दम मशामे जान को मुगल्लज़ व मुअत्तर करती रहती है। यकीन जाने कि इसे होंठों से लगाने, दांतों तले दबाने या कान पे अटकाने से मुतलक कोई नुकसान या अंदेशा टीबी और सरतान नहीं होता, क्योंकि इस दोमुई कलमुई में वो निशो निश्तर ही नहीं होता जो फेफड़ों फफोलों की फोड़ फाड़ करे। अध जली बीड़ी के बिन जले हिस्से से कान का मैल आसानी से बाहर आ जाता है। इसी बीड़ी से आप दांतों में फंसे हुए ओजड़ी के रेशे भी निकाल सकते हैं जो हलीम खाते हुए आपके दंदान में फंसे रह जाते हैं। बगलों और पाँव की उंगलियों के दरमियान खुजली खारिश का सद्दे बाब भी किया जा सकता है। कराची के मशहूर शहनाई नवाज उस्ताद खुदा बख्श खमीसू टंडो अदम वाले तो अध जली बीड़ी से शहनाई में बजने वाली पीपनी यानी जीब का काम भी लिया करते थे। मरहूम कहा करते थे कि अध जली बीड़ी से शहनाई बड़ी महातू बजती है। पुराने बूढ़े कहते हैं कि आंखों में अंधराता हो, पड़वाल पड़ते हों, पपोटे मतवरम और गुलाबी रंगत पकड़ते हों, डोरे खींच तोड़ते हों या नैनों में केच भर भर आती हो, किसी पुराने खूसट से बचपन के साथी उक्के की नए का मैल सुरमा सिलाई करने से अफाका होता है। हाथ कांपता ना हो तो बुझी बीड़ी का अनजला कोना भी अगर कुछ नरमी पकड़ गया हो तो रात सोते समय इस बीड़ी के कोने को दोनों आंखों में एक कोने से दूसरे कोने तक फेर लिया जाए तो आंखों की जुमला अवारज के लिए अक्सीरो मुजर्रब है। बात दरअसल सूफी साहब की बीड़ी से शुरू हुई थी और सुलगते सुलगते यहाँ तक आ पहुँची। इनका बीड़ी सुलगाना भी बीड़ी के धुएं से ही मालूम हुआ, वरना मैं तो गर्दन डाले अपने पाँव के गंदे बड़े हुए नाखन देख रहा था। बीड़ी का फुटकी भर तम्बाकू तो शायद पहले एक आध कश में ही भस्म हो जाता है, बाकी स्वाद तो बुझे हुक्के के पानी की तरह खाली खुश्क पत्ते के तपने और सुलगने का ही होता है। बीड़ी बाज भी जान गया होता है कि मैं अब मेज इल्लत मारने की आदत पूरी कर रहा हूँ, अंदर से असल में मुक गई है। सूफी साहब ने भी अब शायद बीड़ी का वो बकाया उंगलियों में मसल दिया था जिसके बारे में साइंसदान अंगुश्त बंदिंदा हैं कि बीड़ी बाज ये 1.5-2 सेंटीमीटर बीड़ी का सुलगता हुआ पत्ता पकड़ते किस तरह है और उसे होंठों से लगाकर दम किस तरह खींचते हैं। अबे लुमडे, क्या पाँव तले तेल निकल आया है जो बराबर देखे जावे हो? एकदम उन्होंने सवाल दाग दिया था। ना नाखून देख रहा हूँ। मैंने भी बिना सोचे समझे वही बता दिया जो मैं देख रहा था। वो मेरा जवाब सुनकर यूं भड़के जैसे शुरली पटाखा आग दिखाने से भड़क उठता है। नालायक, ना हंजार, ना माकूल, तुम ना ही का नजराना लेकर आए हो। नून ही खंडा हुआ है मेरे नसीबों में। जवाब क्या दिया? ना खन, पहले ही ना। निकम्मे, तुम्हें तो जी कहने सीखने के लिए इधर फेंका था। मैंने हवास बाख्ता सा होकर जवाब दिया, नहीं जी, मैंने ना नहीं की, नाखुन कहा है। उन्होंने जोर से जानों पर हाथ मारते हुए कहा, ना खल्फ, फिर नहीं कहा। अबे ना समझ, नाखुन में पहले ना ही आता है। अब मैं अपने अल्फाज पर गौर करने लगा। वाकई ऐसा ही हुआ था। मैं अपने कांपते हुए हाथ जोड़ते हुए बोला, न समझी मैं। अब के वो दाड़े, अरे फिर वही ना। हाय क्या करूं, आज तो यही कुछ है। नवंबर का महीना, 9 तारीख और ये 9 बजे का टाइम। नौरोज बिल्डिंग की ये 9 नंबर दुकान, नूरजहां, नौशाद, नूरदीन,
चाय केक समेत 9 आने का बिल। मैं अपनी ख्वार कराने वाली आदत से मजबूर होकर फिर बोल पड़ा, ये तो सारे 9 हैं। ना तो नहीं है सूफी जी। हाय हाय नाइलम बच्चे, अगर महज ABC का कायदा ही पढ़ने की तोहमत ले ली होती तो आज तुम्हें इतनी अंग्रेजी समझ में आती कि 9 का मतलब ना ही होता है। हाय हाय, ये कैसे नामहरमों से वास्ता पड़ गया है। वो उठ खड़े हुए और मुझे उठने का इशारा देते हुए बोले, उठ, सर झुकाए हुए इसी हालत में रुख बदल और गिन कर 9 कदम आगे बढ़, फिर सर उठा, देख के किधर रास्ता साफ है। बाग मुड़ कर देखा या कभी फिर इधर दिखाई पड़ा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या सितारा है कि गर्दिश से निकलता ही नहीं। ए मालिके अर्ज़ो समा, बेशक तेरी सल्तनत बड़ी वसी है, इसमें बेसहारों के लिए बड़ी गुंजाइश है। तू मेरे हाल पर रहम फरमा। अब मैंने मिनो अन वही किया जो सूफी जी ने बताया था। सर झुकाए हुए खड़े पांव पे पलटा, 9 कदम गिनकर आगे बढ़ा। सर उठाकर इधर उधर देखा तो दाईं जानब रास्ता साफ सुथरा पाया, उधर भागना शुरू कर दिया। मुड़कर तो क्या, मैंने तो सामने से सरपट आती हुई गधा रेड़ी को भी नहीं देखा। हल्का ठक सा हुआ, मैं नीचे गधा ऊपर, गाड़ी बांध कच्छी था। वो अपनी ज़बान में पता नहीं क्या कुछ बकता रहा। वही हुआ जो इस तरह की बातों में होता है, टकराने वाला जख्मी होता है। मैं तो पहले ही बिरहा, बुखार और बौरान से हलकान था। मेरा तो बुरकस निकल गया, पिंडली और कोनी छीले गए, 1-2 रगड़ें पेट पर भी पड़ी, बाकी बच बचा हो गया। गधा गाड़ी के ड्राइवर कच्छी ने मुझे ज़बरदस्ती इकन्नी थमाते हुए कहा, नकदी या रेवड़ियाँ के लिए है और आइंदा समझदारी से काम लेना। गधा रेड़ी वालों से इकन्नी दवन्नी ही मिलेगी। आइंदा प्रोग्राम हो तो कोई अच्छी सी गाड़ी देखना, लेकिन इसके आगे गधा नहीं बल्कि 4 सिलेंडर इंजन होना चाहिए, समझे। फिर आंख दबाकर राजदारी के अंदाज में कहने लगा, अगर मोटर चलाने वाली कोई मेम या मैडम हो तो 2-4 रुपए मरहम पट्टी के लिए मिल जाते हैं। फिर वो मुझे पिचकारते हुए पूछने लगा, बच्चा तुम्हारा बाप और बहन भाई भी यही धंधा करते होंगे, कल उनसे पूछ कर धंधे पे निकलना। टांग बाजू की रगड़ का क्या रेट है, इधर तो यही इकन्नी दवन्नी है। वो मुझे शिशदरो हैरान छोड़कर आगे बढ़ चुका था। मैं पीछे खिसक आया। फिर वहीं दुकान के सामने बराजा सूफी साहब ने जो मुझे बाहर खड़े देखा तो मारे गजब के खराद बंद करके बाहर निकल आए और आस्तीनें चढ़ाकर कहने लगे, ना हंजार, फिर गौदियों की मानंद थोबड़ा उठाए चला आया है। सुना नहीं था जो मैंने कहा था कि अगर दोबारा इधर का रुख किया तो हड्डी पसली एक। मैंने उनकी बात ख़त्म होने से पहले ही आस्तीन और पैंचा चढ़ाकर बाजू और टांग नंगे करके सामने कर दिए। टांग पे खोते के खुर से एक लंबा सा सुर्ख नीला निशान पड़ा हुआ था, जबकि बाजू और घुटने पे रगड़ के जख्म से खून के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। काली कमीज और पायजामे पे जा बजा धब्बे भी पड़े हुए थे। ये सब कुछ मैं यूं दिखा रहा था जैसे कोई अपनी आला कारकर्दगी दिखाकर किसी इनामो तहसीन का मुस्तहिक होना चाहता हो, और वो भी यूं मुलाहिजा कर रहे थे जैसे किसी नावाकिफ दर्जी के यहाँ अपने सिले हुए कपड़ों की सिलाई और टांका तरपाई देख रहे हों। कदरे तकल्लफ से मुस्कुराते हुए फरमाया, नेकी लागे नाखून के बजाय अखून कहते हुए लज्जा आती थी या हिजड़े राह में पड़ते थे। वो मेरे लिए रास्ता छोड़ते हुए बोले, आजा अंदर नहूसते निकम्मे नखट्टे। मुझे ऐसे कोसने पड़ रहे थे जैसे गली कूचों में अपने घरों की चौखटों पे बैठने वाली रिवायती माएँ अपने लाडलों के लत्ते लेती हैं। मैं भी अंदर भीतर चुपके लुत्फ ले रहा था। ऐसा खून यानी उस्ताद रहबर जो दोस्त भी और दुश्मन भी लगे, बाप की डपट भी दे और माँ सी ममता भी वारे, कहाँ मिलता है। मैंने अभी तक एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था, बस अब वही कहे बोले जा रहे थे। साथ साथ एक मैली सी कपड़े की पोटली भिगो कर मेरे जख्मों पे टेंक्चर भी लगा रहे थे। नहूसते पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो पाँव के जख्म को पोले पोले सहलाते हुए कह रहे थे, खुदाई मारे गदोए ने पूरा खुरी चढ़ा दिया था। फिर वो मेरे सर पे एक धूल जमाते हुए बोले, नसबूरे तू ही दीदे खोल देख लेता कि गदुआ गाड़ी आ रही है। शुड़ुल शिटप्पा खेलना है तो सड़कों पे नहीं मैदानों में खेलते हैं।
میں کیا جواب دیتا، میں تو منہ بند رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، ورنہ ان کی بات ہی پلٹ کر دیتا۔ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا کہ منہ اٹھا کر بھاگ لے، خبردار جو واپس پلٹا یا کہیں دکھائی دیا ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ یہ سوچا ہی تھا کہ ایک دھول گدی پہ اور پڑی۔ نالائکے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیچ سڑک بھاگ۔ ارے بوم کی دم، تو فٹ پاتھی پہ بھی بھاگ سکتا تھا، گدوا گاڑی ادھر تو چڑھنے سے رہی۔ دھول دپے کوسنے ٹنکچر مرم پٹی کر کے انہوں نے مجھے گرم گرم چائے پلوائی، 2 گولیاں اور پانی کا پیالہ دیتے ہوئے کہا، یہ گولیاں 2 گھونٹ پانی سے نگل لے اور اندر وہ لکڑی کے تختے پہ نماز پڑھنے کی چٹائی پہ 2 گھڑی سکون لے لے، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ طبیعت اندر پہنچ کر بحال تو بلا کیا ہوتی، برا حال بہر حال ہو گئی۔ جسم جب ہلکا سا ٹھنڈا پڑا تو رگڑ اور زخموں کی جگہ سے ٹیسیں نکلنے لگی، بدن اکڑنے لگا۔ مرے کو مارے، شاہ مدار پہلے ہی کئی روز سے مرا مرایا ہوا تھا، اب یہاں آتے ہی اولے پڑ گئی۔